हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने जिस चीज को आधा छोड़ा था, अब उसे हम आगे लेकर और पूरा करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट सेशन था, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा आज का सेशन भी है, जिसमें हम, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सेम स्लाइड है लास्ट वीडियो वाली। इस स्क्रीन में आप बचे हुए वीडियो को, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप में से कोई अगर जिसने आज ये पहला वीडियो देखा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए और इसके पहले लास्ट वीडियो को देखिए। और मैं तो कहूंगा कि शुरू से जितने वीडियो हैं, अगर आपके वो मिस हुए हैं तो सीक्वेंस वाइज ही देखिएगा। ओके, सो आज बारी हमारे आर्टिकल 19 के बाद 20, 21 एंड 22 की। याद रखिए, इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स जहां पर फिक्स्ड हैं, उन फिक्स्ड पॉइंट्स को आपको फिक्स तरीके से याद रखना पड़ेगा। ना तो आप बाल की खाल निकाल सकते हैं, ना बेवजह की आप उनकी कबर खोदेंगे। आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट में जो दिया है, मुझे उस पॉइंट पर वो चीज याद रखनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दी मेन थिंग, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आप 20 और 22 को बाहर निकाल लीजिए और 21 को निकालकर कहीं और रख दीजिए। हम बाद में बात करेंगे, क्यों करेंगे ये हम बाद में बताएंगे आपको। और वैसे भी आर्टिकल 21 में क्या आता है, वन इज अबाउट यूनिक, तो यूनिक किसी के बीच में क्यों होगा, उसे हम कहीं और रख देंगे। अब ये 20 और 22 को हम साथ में क्यों रखें, तो सबसे पहले कुछ चीजें अपने माइंड में सेट करिए। आप सेट करिए, क्या सेट करना है, गौर से सुनिएगा। 20 पहले आता है या 22 पहले आता है, तो आप कहेंगे 20 पहले आता है और 22 बाद में, राइट। अब मुझे बताइए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्ट या पुलिस, तो आप कहेंगे कोर्ट, और अगर नहीं भी कहेंगे तो भी कोर्ट ही है। तो इसका मतलब कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हो गया 20 और पुलिस से संबंधित आर्टिकल हो गया 22। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यहां पर 3 और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 6, जिनके बारे में आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे फन्ने खां क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये 6 पॉइंट्स में से कौन से 3 है जो आर्टिकल 20 में आएंगे, कौन से 3 22 में आएंगे। याद रखिएगा कि 2 नंबर के काम करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बात समझ में आ रही है। और कोर्ट ऐसी जगह है जहां जीरो अबाउट मनी, पैसा नहीं चलता। अब आप ये मत कहिएगा हमने इसको देखा उसको देखा, नहीं, न्याय की जगह है, न्याय पूजा से बड़ा होता है। याद रखिए कि यहां पैसा नहीं चलता, यहां न्याय होता है। आपको एक अधिकारी के रूप में यही समझना है, समाज में क्या होता है उससे आप मतलब मत रखिए, क्योंकि जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे तो जो सोचकर आप पहुंचे हैं आप भी वही करेंगे। आज आप सोचेंगे कि वहां इलीगैलिटीज होती हैं, आप अपने पद पर पहुंचेंगे, आप भी उसी का हिस्सा बनेंगे। आप ये सोचेंगे कि वो लीगल जगह है, लीगल काम होना चाहिए, जब आप कल वहां पहुंचेंगे तो आप भी लीगल काम करेंगे। इसी तरीके से अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, थोड़ा वक्त लेती है लेकिन फैलती है। पैसा कहां नहीं चलाना है, कोर्ट में, और 2 नंबर के काम करोगे तो कौन पकड़ के ले जाएगा, पुलिस। पहले 20 आता है फिर 22 आता है, तो सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट कोर्ट है तो वो आएगा, उसके बाद पुलिस आएगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों, अच्छे से समझिएगा। 6 काम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति को, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, संबंधित अधिकारी यानी कोर्ट में जज के सामने पेश करिए, एक काम। दूसरा कोई काम, अभी स्क्रीन की तरफ मत देखिए, यहां देखिए मेरी तरफ। दूसरा काम, मैं आपसे यह कहता हूं कि स्वयं के विरुद्ध मैं गवाही नहीं दूंगा। ये पॉइंट्स गिनिएगा, 6 पॉइंट गिनने, 2 हो गए। इसके बाद मुझे मेरे वकील से बात करनी है, मेरा वकील ला के दो, मेरे मन का वकील होना चाहिए, राइट। मुझे तब की सजा मिले जब मैंने अपराध किया था, एक अपराध की एक ही बार सजा। बात समझ में आ रही है। और एक पॉइंट आपका छूट गया, कौन सा पॉइंट, अब आप स्क्रीन में देखिए और जो मैंने बोला उसे पढ़ के देखिए, राइट। तो आपने पढ़ लिया, 6वां भी पढ़ लिया आपने, वेरी गुड। अब इनके कंफ्यूजन को अपन कैसे खत्म करेंगे, यदि हम 6 में से कोई 3 निकाल लें तो बचे हुए 3 अलग। लेकिन आप एम एकेडमी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम आपको अपंग नहीं छोड़ेंगे, हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों वो 3 आर्टिकल 20 में आएंगे और क्यों 3 आर्टिकल अगले 22 में आएंगे। हमको बस इतना समझना है, कोर्ट के क्या काम हो सकते हैं, कोर्ट में क्या काम हो सकता है। कोर्ट सजा सुनाती है और पुलिस का काम क्या होता है, जाकर पहले अपराधी को पकड़ना। तो गौर से सुनिएगा, पहले पुलिस के काम, क्योंकि पुलिस के काम आपने ज्यादा देखे हैं। ईश्वर न करे कि आपको कोर्ट के कामों में इन्वॉल्वमेंट लेना पड़े। तो समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी का कारण बताना है, ये वो 6वां है जो छूटा था, गिरफ्तारी का कारण बताना है, तो कौन बताएगा, पुलिस। तो गिरफ्त का कारण
गॉट इट? ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी का कारण पुलिस बताती है, तो उसके बाद जब पुलिस आपको पकड़ के लेके जा रही है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू माई लॉयर, मुझे अपने वकील से बात करनी है। कई मूवीज में आपने देखा होगा। तो वकीली सलाह से आप उसे रोक नहीं सकते। याद रखिए, ये सब मौलिक अधिकार हैं उस व्यक्ति के जो इस देश में रहता है। और जब आपको वो लेके जाएंगे तो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, क्योंकि अगर आप यहां से फरार हैं, ईश्वर न करे कि आप फरार हो, यदि कोई फरार है और वो भाग के कहां चला गया, मुंबई, पुलिस को पता चला वो मुंबई में है, गोवा में, पता नहीं कहां है, तो 24 घंटे में वो जबलपुर कैसे आएगा? अपराध तो जबलपुर में किया था, केस यही है। तो आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको उसे कहां लेकर आना है? संबंधित दंडाधिकारी यानी कि जज के पास पहुंचाना है। तो ये टोटल 3 काम पुलिस से संबंधित है, राइट? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे गवाही देनी है, तो गवाही कहां होती है? कोर्ट में। तो मुझे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दीजिए। नहीं, मैं अपना अपराध क्यों कबूल करूं? नहीं करना मुझे। वो नहीं करेगा, आप प्रूफ करिए। वो क्यों करेगा अपराध कबूल? कोई भी नहीं करता है। वो मूवीज की बात अलग है। सो तीसरे में एक पार्ट 3 में से आ गया स्वयं के विरुद्ध गवाही। देखिए, बात कोर्ट की हो रही, और कोर्ट ही क्या देती है? सजा। तो जब का अपराध तब की सजा। यानी अगर 1993 के मुंबई ब्लास्ट में कोई अभियुक्त था और अब उस पर वो केस फाइनलाइज हुआ है, तो वह सजा उसे 1993 के कानून के अनुसार मिलेगी। अब उस पर क्या कानून है, उसके अनुसार नहीं। ओके, चलिए। और आखिरी आ जाता है कि एक अपराध की एक बार सजा। देखिए, यहां भी सजा है, तो एक अपराध और एक ही सजा। अब इसका मतलब क्या, जरा समझिएगा। थोड़ा सा कॉमिक है लेकिन समझिएगा। मान लीजिए एक चोर ने एक घर में चोरी की जिसमें 5 सदस्य थे, मम्मी, पापा, भाई, बहन और दादी। उसने लगभग सबका सामान चुराया, पकड़ा गया और चोर को ले गया कहां? जेल। पुलिस ने जेल भेज दिया। चोरी के लिए उसे 1 साल की सजा मिली थी। कितनी? 1 साल की। अब वो 1 साल के बाद छूट के आ रहा था। इतने में FIR पहले पापा ने कराई थी। इतने में उनकी मम्मी आई, यानी उनकी वाइफ, बच्चों की मम्मी, बोले हमारी भी चीजें चुराई थी इसने, उसके लिए भी सजा दो। वो फिर से 1 साल की सजा। फिर 1 साल बाद छूटा, लड़का आ गया दौड़ के, मेरा बैट चुराया था, फिर 1 साल की सजा। तो चुराया तो था। फिर बिटिया आ गई, बोली मेरी सारी चीजें चुरा के ले गया था, वो भी था, उसको 1 साल की सजा। ऐसे में ये होगा कि जब वो चौथे साल बाहर आ रहा होगा ना, तो सबसे पहले कहेगा संतरी से कि जा देख, क्या उसकी दादी तो नहीं आ रही, तो मैं अंदर ही रहूं, क्योंकि दादी की भी चीजें चुराई थी मैंने। तो ऐसे में एक अपराध के लिए 5 लोग आकर दुरुपयोग करेंगे कानून का, क्योंकि जो चोरी हुई वो गलत मानसिकता की सजा दी जाती है, व्यक्ति को नहीं, उसकी मानसिकता को सजा दी जाती है, और वो मानसिकता केवल एक बार आई है। तो एक अपराध के लिए एक बार सजा, जब का अपराध तब की सजा, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दूंगा। ये तीनों काम कोर्ट में होते हैं। पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार करती है। वकील की सलाह पुलिस के माध्यम से मिल सकती है। 24 घंटे के अंदर संबंधित दंडाधिकारी के पास उसे पहुंचाना होता है। अब इनके नाम भी सुन लीजिए। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से एक आर्टिकल का हिंदी नाम जो आता है, इंग्लिश नाम आप देख सकते हैं, मेरे रिसेंबलिंग से निकल गया है, हिंदी नाम जो आता है जिसमें से एक नाम है दोष सिद्धि संरक्षण और एक है गिरफ्तारी संरक्षण। अब आप बताइए, गिरफ्तारी के नाम पे आप कहां जाएंगे? तुरंत 22, वो सर ने बोला था। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी संरक्षण, और दोष की सिद्धि कहां होती है, यानी ये प्रूफ कहां होता है कि आपने गलत किया? कोर्ट में। तो आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि संरक्षण, यानी कि मुझ पर जो प्रूफ किया जा रहा है उससे बचने के लिए मेरे पास क्या मौलिक अधिकार है इस देश का नागरिक होने की वजह से। और 22 में गिरफ्तार मुझे किया जा रहा है, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या मौलिक अधिकार है इस देश का नागरिक होने के वजह से। कुछ चीज अगर आपकी मिस हो गई है, वीडियो पॉज करिए, वापस जाइए, सुनिए, लेकिन इस पर डिपेंड मत रहिए कि अब हम कल सुनेंगे, कल करेंगे, अभी इसी वक्त किल इट नाउ। गॉट इट? चलिए, तो अब इसके बाद बारी आती है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज आर्टिकल 21। ओके, तो अब बारी आती है आर्टिकल 21 की। आप आर्टिकल 21 को पढ़ लीजिए, जैसा कि स्क्रीन में दे रहा है, मैं उसको सामने लिखता हूं, और मैं आर्टिकल 21 के बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे 395 आर्टिकल्स में से सबसे यूनिक है। आर्टिकल 21। पहली बात तो 1 को हम यूनिक बोलते हैं। क्यों यूनिक बोलते हैं?
वन है, सिंगल है, अपने आप में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 21 यूनिक क्यों है। याद रखिए, हमारे देश में यदि आपातकाल लगेगा, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, इसकी डिटेलिंग हम आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपातकाल के आर्टिकल्स में एक्सप्लेन करेंगे। मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि यदि हमारे देश में राष्ट्रपति जी आपातकाल घोषित करते हैं तो वो भारतीय नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को डंप कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, अलावा आर्टिकल 20 और 21 के। 20 और 21 नहीं खत्म होंगे, लेकिन एक यूनिक कंडीशन बनती है कि यदि हमारे देश में अंदर भी प्रॉब्लम हो गई हो, बाहर से किसी देश ने, जिसको कहेंगे दोहरा संकट, डबल ट्रबल, यदि दोहरे संकट में है देश, तो हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 20 को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 21 को, 21 को तब भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूं आर्टिकल 21 यूनिक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगले बाकी के वीडियोस में। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आर्टिकल 21 क्या है, यूनिक। करेक्ट। अब इसमें ऐसा क्या है कि उसको राष्ट्रपति तक, जो हमारे देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, पहला नागरिक कहा जाता है जिन्हें, वह भी समाप्त नहीं कर सकते। तो इसमें बोला गया है, आप जैसा पढ़ सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हिंदी में अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूं तो ये आपके जीवन जीने का अधिकार है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं राइट टू लिबर्टी। ओके, कहने का मतलब अपने जीवन जीने के लिए न्यूनतम संसाधनों को किसी भी सूरत में जुटाना, यदि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में, वह आपका मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब यदि एक बच्चा किसी खाने के होटल में, दुकान में जाकर चोरी करता है खाने का और वह उसे खाता है, तो उस पर आरोप लगेगा चोरी का, तो उसे चोरी की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि डॉक्टरी जांच के बाद अगर पता चलता है कि वाकई में कई समय से भूखा था, नहीं खाता, तो वो मर जाता। ऐसी स्थिति में आपको यह नहीं देखना है कि वह चोरी हुई है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, वो उसका अपना जीवन बचाने का किया गया प्रयत्न था। इस चीज में बहुत सारे लोग एक पॉइंट को इन्वॉल्व कर देते हैं कि यदि अगर कोई हम पर प्राण घातक हमला कर रहा है, उस समय अपने प्राण बचाते हुए यदि हमारे हाथों से वो मर जाता है, अगला व्यक्ति मर जाता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो एक कानूनी बात होगी। कानूनी मतलब वो कोर्ट का लॉ हो गया। तो केवल उससे मत जोड़िएगा। हर वो संसाधन जो आपके जीवन जीने के लिए न्यूनतम स्थिति में, न्यूनतम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है हमेशा से और आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉनवेज ही चाहिए, नहीं। दाल रोटी चावल अभी आपका जीवन बचा सकता है, क्योंकि वो नॉनवेज आपका शौक है, दाल रोटी चावल उस समय आपकी जरूरत है। तो ये बात होती है न्यूनतम संसाधन। बात समझ में आ गई? तो ये है आर्टिकल 21, जो ये यूनिकली आपको कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हमने जापान से लिया है। मैंने आपको बताया था शुरू के आर्टिकल में, शुरू के इंट्रोडक्शन में, कि हमारा पूरा 100% कॉन्स्टिट्यूशन में से 75% डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 के हमारे भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर बनाया है, जबकि 25% दुनिया के देशों के विभिन्न संविधानों से बेहतरीन चीजों को अपने पास लेकर बनाया है। तो ये 25% में से एक हिस्सा है जो हमने जापान से लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, इसमें दो सब क्लॉज भी हैं। इसमें एक क्लॉज आता है जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और एक कहता है निजता का अधिकार। तो ये निजता का यानी राइट टू प्राइवेसी, ये आपने कई बार सुना होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना सभी समझते हैं। हमारी प्राइवेसी होती है, उसमें किसी का दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए जब तक कि किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। लेकिन ये 6 से 14 वाला जो मामला है ना, ये बड़ा बेहतरीन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। याद रखिए, आर्टिकल 21 हम पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल 21 में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि 21 बेसिकली क्या है? राइट टू लिबर्टी, जिसमें दो सब क्लॉज हैं, एक निजता का है और एक हमारा कहता है 6 से 14 वर्ष। अब हम जा रहे हैं 6 से 14 वर्ष के लिए। तो उसमें वो कहता है कि आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य यानी कंपलसरी एजुकेशन। आपको पता है कि हमारे 395 अनुच्छेदों में से एक सेम लाइन यहां पर भी आती है, सेम लाइन 2 और आर्टिकल्स पर आती है। एक आर्टिकल आपका है 45 और अगला आर्टिकल है आपका 52 के ए में 11th पॉइंट। अब ये पॉइंट है एक्चुअली हमारी ड्यूटी। बात समझ में आई आपको? तो अब यही बात
यहां भी की गई यही बात, यहां भी की गई यही बात, यहां भी की गई। ऐसा क्यों किया गया, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात हो रही है और जब हम इस बात को 21A में कर रहे हैं, तो उस समय पर यह क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। जब 45 में आ रहा है तो यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और जब हम 52 के ए में जाते हैं तो वहां हमें मिलते हैं देश के प्रति, देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें से 11वीं ड्यूटी है यानी फंडामेंटल ड्यूटी। अब यह क्यों किया गया, गौर से सुनिएगा। इस बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे एजुकेशन मिले, उसे दिलवाने का कर्तव्य उन माता पिता का है जिनकी वो संतान है, और राज्य की नीतियों में, प्लानिंग में वो पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए कि आप इन्हें उस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, तब जाके ये ट्रायंगल पूरा होता है। यानी माता पिता के ऊपर भी कंपल्सन डाला, राज्य को व्यवस्था देने के निर्देश दिए ताकि माता पिता ये ना कहें कि हमें तो स्टेट दे ही नहीं रहा। और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि वो छोटा बच्चा जो नहीं समझ सकता, वो अल्प बुद्धि है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद हम एडल्ट्री एज में आते हैं, तो 6 से 14 वर्ष का बच्चा छोटा कहलाता है। तो वह उसका मौलिक अधिकार, इस बात का ध्यान इस देश की संसद ने रखा संविधान के माध्यम से। गॉट इट? तो याद रखिए, हमने आर्टिकल 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा, जिसमें से हमने 20 और 22 को जोड़ा। 20 को हमने कहा कि ये कोर्ट से रिलेटेड है, 22 को कहा पुलिस से, इनसे संबंधित 3 क्लॉज, इनसे संबंधित 3 क्लॉज। 21 को यूनिक माना। क्यों यूनिक माना? मैंने बताया कि वो कभी भी समाप्त नहीं होता किसी भी कंडीशन में। और 21 के बारे में ए और बी की डेफिनेशंस बताई, बी में निजता दिया, ए में मैंने 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बारे में बात करी, और उसके बाद यह भी आपको बताया कि वह कहां कहां और क्यों यूज होता है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया और इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, बिलीव मी कि ये एक्सप्लेनेशन आपकी स्मार्टनेस, आपके कॉन्फिडेंस और आपके एक्सप्लेनेशन को एक हाइट पे ले जाता है। इस चीज को उसी तरह से समझिए जैसा मैंने आपको अभी बताया। मैं हमेशा आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो सुविधा आपको मिल रही है, इस सुविधा को लेने के लिए आप दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। और उस कंडीशन में जब आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, उस कंडीशन में उनको भी लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इफ यू हेल्प अदर देन नेचर विल हेल्प यू। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले आर्टिकल्स को स्पीड में कवर करेंगे हम। तब तक के लिए ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।